नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हर सप्ताह की तरह हम आपके समक्ष कोई ना कोई एक नया विषय लेकर आते हैं एंड वी स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक विद आवर स्पेशल गेस्ट्स। नाउ आपको याद होगा बचपन में ऐसा होता था कि जब माँ बाप छुट्टियों से बाहर लौटकर आते थे और उनके पास एक सूटकेस होता था, जिस सूटकेस के चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि हर बच्चे को यह उम्मीद थी कि उसके लिए कुछ उस सूटकेस के अंदर रखा हुआ है। और इस उम्मीद से वो सूटकेस जब खुलता था तो चारों तरफ होते थे, किसी के लिए चॉकलेट, किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए खिलौने। इस बार का विषय ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है जिसे हम नाम देते हैं बजट। नाउ बजट जब हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया जाता है और लाया जाता है तो हर एक नागरिक को उससे उम्मीद होती है और ये उम्मीद एक महत्वपूर्ण उम्मीद होती है क्योंकि हर नागरिक ये सोचता है, हर तबका ये सोचता है कि उसके लिए इस बार उस पोर्टफोलियो से कुछ खास मिलेगा। The same is true of Indian budget and Indian budget of 2023, which we are going to discuss. But today, the platform is a special platform because we have two eminent and very important guests. One is Dr. Hariom Dubey. नमस्कार। हर व्यक्ति इनसे परिचित है, इनकी योग्यता से परिचित है, सीनियर प्रोफेसर, विशेषज्ञ और बहुत तरीके से युवा जगत के मार्गदर्शक। और हमारे पास दूसरे अतिथि के रूप में जो पहले भी हमारे बीच आ चुके हैं अतुल चौबे जी। नाउ ये एक शिक्षक भी हैं और अर्थशास्त्र में इनका विशेष पकड़ भी है। इसके अलावा कई अन्य फील्ड हैं जहां पर ये विशेष ज्ञान रखते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे दो अतिथियों के बीच और तीसरा आप जैसा परिचित है, हमारे बीच मनीष सोनी जी हैं और वेरी फेमस रिपोर्टर which you all know, and then we have two students also. So we talk of budget and we see what budget has for us for the whole of the country. तो सबसे पहली एक समीक्षा हम डॉक्टर हरिओम दुबे से लेना चाहेंगे। सर, कैसा आप देख रहे हैं बजट अपनी ओर से जब देखते हैं कि भारत के नागरिकों के लिए बजट लाया गया है? देखिए, जब ये बजट आता है तो हमारे और आपके मन में, सभी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि इसमें आखिर हमारे लिए क्या खास है, क्या अच्छा है, ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम आसानी से अब खरीद सकते हैं और उन सारी चीजों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे मध्यम वर्गीय संख्या एक बहुत अधिक संख्या है। सही। और ये मध्यम वर्गीय अपनी न्यूनतम आय से अधिकतम संतुष्टि के प्रयासों में लगी रहती है। राइट। वो यह चाहती है कि उसके पास इतने या जो भी उसके सीमित आर्थिक साधन है उनसे वह कैसे हम अपने जो टारगेट है या जो हम अपनी रिक्वायरमेंट से कैसे उनको फुलफिल करें, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। और इन सब कामों में बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि हमने बचपन में भी देखा है, हमारे माँ बाप को एक निश्चित तनख्वाह मिलती है, फिर घर में चर्चा होती है कि साहब आपकी तनख्वाह यदि 5,000 है तो 5,000 का बजट ऐसा होना चाहिए कि 2,000 में आप खर्च करें, 3 बचाएं, या 3 खर्च करें, 2 बचाएं। तो बचत का यदि बजट रहता है तो वो बजट अच्छा माना जाता है। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हम जब भी बजट बनाते हैं तो यदि बचत का बजट बनता है, डेफिसिट का बजट ना रहे तो वो अच्छा होता है। लेकिन इतनी सारी विकास की योजनाएं होती है कि सरकार चाहते हुए भी इस तरह के बजट बनाना उनके लिए संभव नहीं। बट सर, एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को बजट से उम्मीद होती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर वर्ष लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। तो उस वृद्धि की हुई आय के मद्देनजर हम क्यों नहीं बजट को देखते हैं? अब सर, जैसे इस बार अभी जो इनकम टैक्स के स्लैब आए हैं, हाँ सर, तो उसके इनकम टैक्स के स्लैब में जो इन्होंने आय की छूट की सीमा रखी है वो मिनिमम 7 लाख की हुई है। इस 7 लाख में मुझे लगता है कि लगभग जो मध्यम वर्गीय हैं वो सारे के सारे इस रेंज में आ जाएंगे। ओके। और इसमें से भी 90% जो करदाता है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। तो अब बचे केवल 10%। तो ये 10% जो है वो 7 लाख वाले आय वर्ग में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इस टैक्स से सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है। मध्यम वर्ग को इस टैक्स से सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। अभी टैक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने सर के साथ, हरिओम सर के साथ, और देखेंगे कि टैक्स किस प्रकार से मध्यम वर्ग को राहत पहुंचा रहा है। लेकिन उसके पहले बजट के अन्य पहलुओं की चर्चा के लिए हम आमंत्रित करते हैं अतुल सर को और देखते हैं कि अतुल सर इस पे क्या अपना विचार रखते हैं। यस सर।
Thank you, sir. I will go with Hariom sir's opinion because, as he said, this budget is very positive, hopeful for middle class due to tax relaxation in tax regime, that is 7 lakhs, and most of all middle class will come under this 7 lakhs. And I will go talk with some other views also, like apart from tax, there are some many good things like government, Finance Minister has talked about the startups, Finance Minister has talked about the fiscal deficit, the government has project about startups, it is government is promoting startups for youth. Yeah, Atul, we have seen in our budget that the government has offered 7 basic wings of budget, which government says that is a Saptarshi Yojana. So when we talk of this, there is an inclusive development there is a youth empowerment, there is unleashing the potential, the infrastructure, reaching to the last mile. Government has given all to all in this budget for, but then do we have something like Manish is here, we'd like to ask this question to Manish, do we have something here we can raise a question on the budget 2023? Actually, sir, if we talk about budget, there's too many attractive things since my childhood. बचपन से मुझे बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले जो हलवा बनता है बजट के पहले, उसकी न्यूज़ काफी अच्छी लगती है। एक जो सूटकेस लेके आती है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके बाद 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो हमेशा सुनने को मिलती है, चूरन और हवाई चप्पल सस्ती हुई। कुल मिलाकर सर, these all things is very attractive in budget. But do you not think this is eye washing? ये आई वॉश है, चूरन को सस्ता कर देना या कुछ ऐसी चीजों को जिसका कहीं इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा नहीं है। But sir, now in this age, I realize little bit that there's a relaxation on income tax. But sir, I would like to ask you and to all experts who are there that what is for middle class, what is for lower middle class in this budget, because it is also telling that all things is there, Saptarishi, they are touching for all aspects. But as far the DMS is concerned, as far the महंगाई is concerned, as far the गरीबी is concerned, what is for that? नहीं, लेकिन उसके लिए सरकार ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए हम रख रहे हैं, या जैसे एग्रीकल्चर के लिए 1.60 लाख करोड़ हमने रखे हैं इनके लिए। तो वी हैव लॉट ऑफ मनी पंपिंग इनटू द रूरल सेक्टर। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे नहीं जा रहे हैं इस बजट से? क्या एग्रीकल्चर क्षेत्र में पैसे नहीं जा रहे हैं इस बजट से? हरिओम सर। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बजट से पैसे जाएंगे और बाकी जो शासन की योजनाएं हैं जैसे MSME है, जो छोटे स्केल जो है, वहां पर जरूर जो हमारी सरकार है उन्होंने लगभग 6-6.5 करोड़ MSME की योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए उनकी एक रोजगार स्थापित करने की दिशा में एक नया प्रयास है। क्योंकि शासकीय सेवाएं इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो शासन चाहता है कि आप MSME के माध्यम से अपना रोजगार स्थापित करें। उन योजनाओं में जरूर शासन ने बहुत एक इंसेंटिव दिए हैं और उनको टैक्स की दरों से, टैक्स से और उसमें छूट प्रदान करने की कोशिश। हम इन बजट पे चर्चा करने के लिए अपने 3 विशेषज्ञों के साथ फिर से इकट्ठे होंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर हम बजट का देखें अपने छात्रों की निगाह से बजट क्या है। सबसे पहले Hari, how do you take this budget? Sir, as we have an expectation to government in budget, what we will provide. Right. But sir, government has provided for lots of things for youth. But sir, we are students, we also have expectation to government. What government will provide for next year. But sir, last 3 years, government has mentioned youth powers. Government has given 50 lakh employment for students, but sir, they give in private sector, but they did not mention in the public sector. What you want to say that government plans a budget as called youth power, but when it comes to giving job or employment to youth power, it goes to the private sectors, not to the government sectors. We don't have opening in the government sector. Babri, how do you react to the budget this year? So I feel in 2023 and 24 this budget is very good and they focus them very basic point is Saptarishi and for there they choose all that point for where we
develop our country. Like they have told our GDP is going in right way, and our GDP 7 point something is, and to our GDP they will spend 2.7 in our education sector, and more than this they will 2.6 they will spend in our health sector. And sir, in this it is this budget is come under our constitution. Okay. Article 112. Right. Yes, sir. So Article 112 says that it is an annual statement. It does Yes, not sir. talk of It is budget. not budget. There is no word called budget in the Indian Constitution. The word is the annual financial Yes, statement. sir. Manish, I would like to ask you one question, then I'll come to Atul sir again. My question to you is that do you not think that prior to the having budget in the parliament, the government should go among the people, in the people, and take their views, demands, and then frame the budget. जैसे हम बजट बनाते हैं तो सर अक्सर देखा है हम लोगों ने कि सीधे बजट आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक लार्ज स्केल सर्वे कराया जाए और ये देखा जाए कि जनता के किन तबकों को क्या चीज की आवश्यकता है जिसको समाहित और समावेश किया जा सके. Manish sir, first I'll take your view and then to our two. Sir, as a journalist, sir, I have to do this kind of survey. Right. I have to go into the publics, and I have to ask question, especially for women, especially for common men, especially for poor people, to poor people. Sir, I have realized that most of the pupils have asked for for rate decreasing. They are very worried about dearness. They are very worried about the rates of the things. But sir, there's no any kind of benefit because it's increasing day by day. We have an excuse that the income is increasing, so the all rates, all goods rate is also increasing. But somewhere or the other, people are really very disappointed because the direct connection of people like petrol, like gas, we'll take these questions to these two people. अक्सर ये बात डिस्कस की जाती है हरिओम सर कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या ऐसा सच नहीं है कि कीमतें कुछ ऐसी चीजों की बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं पिछले 10 साल से यदि कंपेयर किया जाए? कुछ जगहों पे कीमतों की वृद्धि हुई है, लेकिन आय की भी वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जो अनिवार्य चीजें हैं जहां पे कीमतों की वृद्धि नहीं, साग सब्जी इत्यादि खाने पीने के सामानों में उस प्रकार की वृद्धि नहीं हुई. आप इसके बारे में क्या अपना विचार रखते हैं कीमतों की वृद्धि को लेकर? सामान्यतः ऐसा यह है, कीमत उस चीज की बढ़ती है जिसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो हम उन चीजों की रेस कर देते हैं, प्राइस रेस कर देते हैं. हाँ. तो जैसे ऐसी चीजों जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है. लेकिन पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ने से क्या ऐसा नहीं लगता कि बाकी वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है? हाँ, वो होगा, क्योंकि अब जैसा हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी कई सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है. दूसरा ये है, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत. जी जी जी. उसमें किसी भी इकोनॉमी को बेस्ट या संतुलित इकोनॉमी कहा जाता है जहाँ पे ज्यादातर लोग एक सी कैटेगरी के हों, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखने में नहीं आता सामान्यतः, क्योंकि गरीबों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, अमीरों का परसेंटेज बहुत कम है. जी. तो इसीलिए ये टैक्स पॉलिसी इस तरह से लगाई जाती है कि जो जितना ज्यादा कमाता है वो उतना ज्यादा टैक्स पे करे, तो जो जितना कम कमाता है वो उतना कम टैक्स पे करे. बिल्कुल सही. और यही प्रश्न को लेकर मैं अतुल आपके पास आऊंगा, क्योंकि जब कीमतों की वृद्धि होती है तो जैसे सर ने कहा कि पेट्रोल की वृद्धि हो रही है, कुछ ऐसी कीमत है जिसकी वृद्धि इसलिए हो रही है कि वो हमारे देश में हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है. तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुकूल कीमतों की वृद्धि और कमी होती है. पेट्रोल उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है. आपका क्या विचार है सर? बिल्कुल, वेरी ट्रू, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग पेट्रोल फ्रॉम Arabian countries and from America. So definitely the international price of crude oil increases, and government has to increase the rate of petrol and diesel also. So somewhere India dependent on all these countries, and if the price of crude oil increases in international market, then government has to increase, and this diesel is related to transportation. If the transportation cost will increase, then definitely. Manish, do you think that the international relation also plays an important role in terms of deciding the budget of the country? I think, sir, it's play a very important role, sir. But what is the role of government? Government have right to manage all things. Government can provide subsidy for these all things. Government can provide subsidy on petrol. Government can provide subsidy on gas. But I think, sir, there's a benefits for only two level, lower class and high class.
high class can get relaxation in tax and all things, and lower class can get free food and these all things. But what about middle class? What about lower middle class? But what is the मध्य वर्ग के लिए सब्सिडी की क्या आवश्यकता है? मैंने एक जगह पढ़ा हरिओम सर कि 1 रुपए में 7% जो अमाउंट है वो सब्सिडी में खर्च होता है। तो 7% यदि सब्सिडी दी जा रही है तो क्या ये पर्याप्त नहीं है, या मनीषा का जैसा कहना है कि सब्सिडी को मध्य वर्ग तक भी लाना चाहिए? सर जहां तक इनकम टैक्स पेयर का सवाल है तो हमारे हिंदुस्तान में लगभग जो 6% जो है वो टैक्स पेयर है। हाँ, लगभग 7-8 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करते हैं। तो यदि हमें ये चाहिए कि हमें कुछ सब्सिडी मिले या हमारे कुछ इनकम टैक्स की दरों में कुछ कमी आए, तो ये एक सर्वे IMF का कि लगभग यदि 23% इंडिया के लोग टैक्स पे करते हैं तो शायद ये थोड़ा सा इक्वलाइज हो और हमारे और जो हाईली टैक्स पेयर लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिले, और जो कम टैक्स पेयर है वो थोड़ी सी मैं इससे जोड़ के एक प्रश्न आएगा। हरिओम सर ने कहा कि लगभग 7 से 8% लोग या 7 से 8 करोड़ लोग हम कहें टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 7 से 8 करोड़ लोग वो हैं जो अपने रिटर्न फाइल करते हैं, जरूरी नहीं कि टैक्स पे करते हैं। क्यों सर? ये रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से हो सकता है कि 1% लोग ऐसे हो जो टैक्स पे ही नहीं करते, वो रिटर्न फाइल करते हो सिर्फ इसलिए कि उन्हें लोन चाहिए। But sir, as far as tax is concerned, the middle class and lower middle class is not paying direct tax, but indirect tax they have to pay. There's a GST in all goods. There's a other kind of tax. If they are travel, so they have to pay for that. If they are travel by train, so they have to also pay. I think they are pay huge money for government. So I think that is also kind of tax. It's not direct tax, but indirect tax. अतुल सर, जब भारत में पैसे के आगमन की हम बात करते हैं सर और देखते हैं कि 1 रुपए में कहां से कितने पैसे आ रहे हैं, तो अभी के बजट में यह आया कि 17% पैसे जीएसटी से मिल रहे हैं, 17% टोटल फंड का जीएसटी से आ रहा है, 15% इनकम टैक्स से भारत सरकार को प्राप्त हो रही है, और 34% जो मनी है वो बोरो कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं, लोन से। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है इससे? Sir, this is called fiscal deficit when government borrow money from international institutions or some other institution, then this is called fiscal deficit. And this year fiscal in 21-22 fiscal deficit is 6.9% of GDP. Okay, it means somewhere like our GDP is 100, then 100 rupees, then 6 rupees 90 paise we are borrowing. So government, if fiscal deficit increases, then this is a negative sign for our economy. Then for next year, for 22-23 government has 23-24 government has decided to reduce fiscal deficit up to 6.4%. आप लोगों से व्यू लेंगे अभी, लेकिन हरिओम सर, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, देखा है, अनुभव किया है मनीष, वो ये कि जब पैसे आते हैं तो सबसे पहले जो उधार के पैसे दे दिए जाते हैं, EMI के पैसे दे दिए जाते हैं, उधार के दे दिए जाते हैं। आज लगभग 34% पैसे हम बोरो कर रहे हैं और इंटरेस्ट पेमेंट 20% कर रहे हैं, यानी अपने पास आने वाले पैसे का 20% पैसा। तो क्या हमने इस दिशा में कोई प्लानिंग की है क्या इस बजट में कि हम अपने इंटरेस्ट को ज्यादा पे करके अपने बोरो किए हुए मनी को कम करें? सर एक टर्मिनोलॉजी है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ सर। तो वो किसी भी देश का एक पैरामीटर होता है जो उसकी देश की ग्रोथ रेट को तय करता है। जी। जिस देश की GDP जितनी अधिक होगी वहाँ के लोगों की नेशनल इनकम भी उतनी अधिक होगी और वहाँ के लोग उतने संपन्न होंगे। बिल्कुल सही। तो ये एक IMF का सर्वे है कि 2019-20 में जो GDP थी हमारी, हम थोड़ा पीछे से बात करें पिछले 5 सालों में, चूंकि बीच में कोरोना का काल भी रहा है और बहुत सारी अर्थव्यवस्था उस समय ठप हो गई थी। तो जो 19-20 में जो GDP थी वो 3.7% थी। अब आपको इससे धीरे धीरे अंदाजा होगा कि आज हम कहाँ हैं। 3.7% गुड, नॉट इनफ बट गुड। 2021 जब कोरोना का दौर था, जब सारे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था और हम और आप इतने क्लोजली बैठ नहीं पाते थे, हम अपने खुद के ऊपर हमें विश्वास नहीं रह गया था और लोग जीवन मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहे थे। उस वक्त ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। ओके, -6.6%। और ये कहा जाता था कि अब तो मंदी का दौर है, अब तो अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, सारे विदेश और देश में उत्पादन एक प्रकार से खत्म हो जाएगा और सारी चीजें
अब समझ लीजिए रसातल की हो जा रही है। लेकिन हम आशावादी हैं, इंडियन आशावादी हैं, और हम पूरा विश्व इस भारत की तरफ देख रहा था, क्योंकि भारत ने ऐसे ऐसे वैक्सीन और कई सारी चीजों का निर्माण किया था कि विश्व की सारे विश्व की निगाहें इंडिया की तरफ थी। और धीरे धीरे हम 21-22 में उस जीडीपी -6.6 से आप आश्चर्य करेंगे 8.7%। मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा, हमारी जीडीपी माइनस में थी, -6.6 से 8.7%, यानी हमारी टोटल जीडीपी में लगभग 15% का उछाल आया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा अतुल सर से कि ऐसी कौन सी चीजें थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो कौन से ऐसे तत्व थे या हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि ये इतना तेजी से उछाल आया हमारे जीडीपी में? एनी आइडिया? Sir, what I think the government has worked on industrial sector as well as in agriculture sector, and especially on service sector, because India's service sector is very strong, and especially in software development. Right. So that government, especially our respected Prime Minister, worked on startups. Right. And this supported to improve our GDP. Like सेवा उद्योग हमारे को डेवलप करने का मौका मिला, and we developed the service sector. Manish sir, any negative trends in the budget which you see which will impact the Indian economy negatively? Actually, sir, I have read out too many reaction from opposition, and they have comments very badly that all things is there, but what for poor people? As far as DNS is concerned, it's increasing day by day. Right. There's a record budget for railway, but there's no any growth. There's no any new trains are increasing in this season. Even as per the what we can say, the all facilities in railway sector is going on. It's not enough for pupils. Right. So I think we have to also look about darker side of our Right. We have to look at the darker side, especially the poor people. Yes, sir. One thing is there, sir, our government has started Vande Bharat train, Right. for especially for railway sector. Yes. So this project is there. Manish sir said that there. Okay. So we have certain things coming up. We don't have certain things. Hari, do you want to say something more about the budget? If you want to say. Yes, sir. I want to say I'm agree to sir, sir, as he says what government has provided for have not peoples, and everywhere they will have to pay tax. But sir, they did not mention for developing for have not people, but they have developed only for private sector. Right. So there is something for have-not people also, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ है. Bobby, you would like to say something more about the budget? No, sir. No. Okay. So this is what the budget is all about. But then again, some other important issues are there. When we talk of the darker side of budget, हरिओम सर, जब हम लोग बात करते हैं darker side, और जैसा मनीष सर ने कहा कि गरीबों के लिए क्या है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि गरीबों के लिए भी हमारे बजट में बहुत कुछ है? जैसे सब्सिडी, बहुत सारी सब्सिडीज हैं, इतने सारे सब्सिडीज हैं. कई बार बजट बिल्कुल ऐसा तराजू हो जाता है कि थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, और हवा आने से भी इधर इधर हो जाता है, तो बिल्कुल बैलेंस नहीं हो सकता है. जहां मिडिल क्लास के लिए है या नहीं है सब्सिडीज, जैसे कि उच्च श्रेणी के लोगों के लिए जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, उनके जो एजुकेशनल सेस है उनको 37% से घटा के 25% कर दिया गया, शायद ऐसा है, तो उनको भी बेनिफिट दिया गया ये 37% से घटा के. तो गरीबों के लिए क्या इस बजट में कुछ दिखता है या नहीं? ठीक है सर, गरीबों के लिए तो शासन कई सारी योजनाएं चलाती है, और गरीबों के लिए अन्नदान वितरण और कई सारी शासन की ऐसी योजनाएं हैं, सब जगह स्कॉलरशिप्स है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं. शासन को भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि ये जो पैसा आता है उससे उसको विकास कार्य करना है. यदि वो इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारे माध्यमों से पैसा अर्जित नहीं करेगी तो अपने डेवलपमेंट स्कीम्स को लॉन्च नहीं कर सकती. उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं. हम इस दिशा में देखें, इस दिशा में थोड़ा पॉजिटिवली देखें कि जो डेफिसिट है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, वो यदि हमारे घाटा है जो वो यदि कम से कम रहे, तो उस दिशा में हम थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं. क्योंकि जो 21-22 में राजकोषीय घाटा था वो 6.7% था, और अभी 22-23 में जो 6.4% है, तो हम 3%, 0.3% से माइनस हुए हैं, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा. और जैसे जैसे ये घाटा कम होगा, जैसे हमारी उधारी कम होती जाती है, तो हम खुशहाल होते जाते हैं. ऐसा इंडियन गवर्नमेंट की उधारी कम होने से वो खुशहाल होगी. ठीक है. I want to add one thing, because Hari has talked about the unemployment. So I want to add one thing, that in 1991, Hariom, India has adopted the policy of LPG, liberalization, privatization and globalization.
So now government has to support private sector, and definitely after 1991 the jobs in government sector has reduced, and the jobs in private sector has been increasing day by day. And in this budget, government has targeted about 62 lakh jobs. Right. And Right. Okay. So यदि हम ये कहें कि हमें सरकार से कुछ उम्मीद है, तो हरी क्या उम्मीद आपको है इस सरकार से बजट में? Sir, as we are students, we have an expectation to government. So government will provide on time vacancy. So people So can, on time vacancy means employment for the students is one important thing which is expected of the government. Sir, I want to add one point. Sir, as you told कि गरीबों के लिए क्या किया? Sir, I have read one point. They have told 80 लाख लोगों के लिए उन्होंने फ्री फूड ग्रास दिया है। Right. और सर इसके अलावा उन्हें एक पर्टिकुलर बजट तैयार किया है। सर लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस दे विल स्पेंड फॉर फ्री फूड ग्रास। Okay, ठीक है, that is right. So सबके लिए सब कुछ ना कुछ है बजट में. The final comment we'll take from our special guest today. The first is Atul sir, what is your final take and comment on that? Sir, I take this budget very positively because it showed very positive impact on share market also after presenting the budget. And government has focused on startups like there is a project, Drone Shakti project. Drone has become very new area of employment. So government has many good things. Mahila Samman Yojana, ladies will get 7.5% interest on their savings in 2 years. So I take it very positively. It is good for middle class also. Like tax, I'm saving till 7%. There is no tax. हरिओम सर, हमने देखा कि इस बार सरकार कुछ अच्छी चीजें लेके आई है, जैसे अमृत पीढ़ी, ऐसे शब्द, पीएम प्रणाम, ऐसे इन सब के बीच में आपका एक फाइनल टेक बजट पे? सर फाइनल टेक तो मेरा कहना यही है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े तो हमारी खुशहाली बढ़े, जीडीपी बढ़े तो जीडीपी अभी जो 6 से 6.8% के ऊपर है, तो हम मान के चलें कि जो हमारी 21-22 में 8.7% थी, खुशहाली का दौर था, वहां पहुंचे और भी ऊपर पहुंचे, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे. Right. Manish sir, what's your final take on budget before we close it for today? I think, sir, this is the age of branding. This is the age of marketing. This is the age of, sir, presenting thing in front of people. So I think we are watching in all news channels that this budget is very good. Service Parshi, Saptarishi, and there's benefit for all. But I hope it's whatever looking we are, it will be true. जो दिख रहा है भगवान करे वही हो, कोई हिंडलबर्ग जैसी कोई सिचुएशन ना बने. So I hope that this budget will be all right, all good for people, because अमृत काल का बजट भी कहा जा रहा है और इस सरकार का अंतिम बजट, क्योंकि नेक्स्ट सप्लीमेंट्री बजट आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दिखाया जा रहा है, I hope it will be true. Like we all expect good things from the government, from the budget. This year also so many packages were given, but there is one more important point which must be mentioned. See, budget will always come. Budget will always benefit. Budget is never for the negative thing. But it depends on you how much you work, how much you excel, and how much you place yourself in the changing market. So the ultimate thing is to make an effort to do well, to earn more, and for that you have to be very, very disciplined. There is one more request which I would like to do from this platform, that ऐसे कई विषयों पर हम बातचीत करते हैं, महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं, मुद्दों पे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, सहमत होते हैं, असहमत होते हैं अपने विचारों को, और हम चाहते हैं कि आप में से भी कोई भी ऐसा शख्स, कोई व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, तो बतौर आप हमारे यहाँ उपस्थित हों और एक सदस्य के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करें. विल बी वेरी वेरी एनलाइटेंड एंड डिलाइटेड टू हैव योर व्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म. थैंक यू वेरी मच अपने दो विशेष गेस्ट को, अतुल सर को और हरिओम सर को, जो दोनों हमारे बीच आज आए और अपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ शेयर की, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की. तो थैंक यू वेरी मच. हम फिर अगली सप्ताह कोई एक नए विषय लेकर आएंगे आपके बीच. बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे आमंत्रित किया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर.